मीडियम वेव 387.6 मीटर पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां विषय पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शर्मा की भेंटवार्ता। ये भेंटवार्ता हमारे एफएम शिमला के अलावा आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों द्वारा रिले किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है। एक ऐसा कालखंड जिसने भारत के विकास की दिशा और गति दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वर्ष 2014 से लेकर 2025 तक इस काल में देश ने अनेक परिवर्तन देखे। इन वर्षों में भारत ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती हासिल की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई। आज की इस विशेष भेंटवार्ता में हम बात करेंगे मोदी सरकार के इन 11 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों की। आकाशवाणी के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस भेंटवार्ता में खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का। से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 11 वर्षों में देश की तस्वीर कैसे बदली, गरीब, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए क्या कुछ नया किया गया और आने वाले समय में देश को विकसित बनाने की दिशा में क्या संकल्प लिए गए हैं। तो जयराम ठाकुर जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद। जयराम ठाकुर जी, सबसे पहला सवाल यही है कि मोदी सरकार के 11 सालों को आप किस तरह आंकते हैं, एक नेता और एक आम नागरिक के तौर पर? मैं समझता हूँ ये देश का सौभाग्य है कि बहुत लंबे अंतराल के पश्चात एक मजबूत नेतृत्व जिसकी आवश्यकता देश को थी, शायद देश को इंतजार था कि ऐसा मजबूत नेतृत्व देश को मिले जो देश को आगे बढ़ा सके, देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी ऊंचा कर सके। उस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 के पश्चात भारत मजबूती के साथ दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हुआ, अलग पहचान के साथ, अलग सम्मान के साथ आज भारत दिखता है। जी, आज भारत को सिर्फ हम पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं कि बड़ा देश है, कि हम जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है, लेकिन भारत हर दृष्टि से एक बहुत बड़ी शक्ति दुनिया के सामने है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात, नेतृत्व के ऊपर भरोसा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लंबे अरसे से ये दौर चल रहा था, इस प्रकार से दौर चल रहा था कि नेतृत्व पर से देश के लोगों का भरोसा टूटता जा रहा था, कम होता जा रहा था, और वो भरोसा मजबूती के साथ स्थापित किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो स्थापित किया है। मैं इस बात को कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं कि अगर 11वें साल में अगर हम बात करें, यहाँ पर 11वें साल में अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है, तो वहां भारत की अर्थव्यवस्था जहां 11 नंबर पर थी, 11वें नंबर पर थी 2014, आज 11 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के दृष्टि में चौथे स्थान पर आई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ा जो फोकस उनका डिलीवरी देना, यानी कि जो काम, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको टाइम फ्रेम में पूरा करना है, और ये एक बात को लेकर के उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि लंबा अंतराल 2014 के बाद 11 वर्ष, आज भी देश के लोगों के बीच मोदी जी के नेतृत्व के बारे में कोई उंगली उठा करके कह नहीं सकता है कि इस नेता के ऊपर ये आरोप है। अन्यथा बहुत बड़े गंभीर आरोप लगते थे। बड़े आरोप लगने के कारण देश की छवि भी धूमिल होती थी और पद के प्रति आस्था, भरोसा, विश्वास की बातें जो है वो भी कम हो जाती थी। उस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। एक नेता के रूप में मैं मानता हूं, और नेता के रूप के साथ साथ में एक नागरिक के रूप में मैं महसूस करता हूं। आज भारत का सम्मान चारों तरफ हम देखते हैं, हर दृष्टि से देखते हैं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है। बिल्कुल जयराम जी, सरकार का दावा है कि ये 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं और पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो गरीबी मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की और उनका असर कितना हुआ?
ये देखिए, इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा दुनिया के मानचित्र पर भारत के बारे में एक परसेप्शन बना था। भारत गरीब देश है जी। वहां पर डेवलपमेंट अभी तक बहुत कम है, इस सारी चीज को लेकर के कहा जाता था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब भारत जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मैंने आर्थिकी का जिक्र किया, हम 11वें नंबर से 4थे स्थान पर आए हैं। लेकिन अभी जो हम आंकड़ा, जो लेटेस्ट जो IMF का जो हमारे पास जो रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी आई है, उसमें भारत लगभग 27.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने में सफल हुए हैं जी। ये एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आना और गरीबी को कम करना, उस दृष्टि से रहा है। मैं समझता हूं कि और विभिन्न योजनाएं, ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से भारत आगे बढ़ा है, और मैं इसमें कह सकता हूं कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाने के लिए महिलाओं के ऊपर भी फोकस किया गया। लखपति दीदी एक बहुत बड़ा लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करना, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ड्रोन सखी एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा। और भारत में जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गरीब लोग थे, जिनको अन्न की एक बहुत बड़ी एक कठिनाई रहती थी, आज मुझे इस बात को लेकर कहने का ये सौभाग्य आप सबके माध्यम से है कि 81 करोड़ देशवासियों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से, ताकि वो गरीब लोग अपना काम कर सके, पेट भरने की चिंता में वो ना रहे, लोग कोई भूखा ना सो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा एक काम किया। और किसानों के बीच में जो हमारे 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके उनको मदद करने का एक रास्ता ढूंढा। और उसमें मुझे इस बात को लेकर के, जिसमें 3.20 लाख करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर किसानों को किया गया जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो फसलों की कीमतों में जो इंक्रीज हुई है, खासतौर से क्योंकि मैं इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र कर रहा हूं विशेष तौर से, क्योंकि पूरे देश भर में देश की आबादी का लगभग 70% से ज्यादा किसान है, किसानी पर और कृषि पर निर्भर करता है। उस सारी चीज को लेकर के बहुत बड़ा काम हुआ है। और कृषि बजट की अगर हम बात करें तो वो लगभग 6 गुना जो है उसमें इंक्रीज हुई है। और योजनाओं का हम जिक्र करें, मुद्रा लोन की बात करें, स्टार्टअप की योजना की बात करें, 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार मेक इन इंडिया जैसे मिशन के माध्यम से हम जो है वो गरीब लोगों को एक बड़ी सौगात देने में उसमें सफल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य देश के अंदर जो हुए हैं, जिसके कारण देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, जो फोकस करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ में जो दूसरे देशों में जो जिन चीजों के लिए हम आधारित होते थे, दूसरे के ऊपर होते थे, चाइना पर होते थे, अमेरिका पर होते थे, आज भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर बन गया है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ मोदी सरकार के कार्यकाल में देश आगे बढ़ रहा है। जयराम जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक बन गई है। तो इससे कितने लोगों को मुफ्त इलाज मिला और कितना प्रभावी रहा ये कदम? देखिए, ये सारी चीज के लिए तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश के गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की जाएगी, और व्यवस्था भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर के साथ की जाएगी जी। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना पूरे देश भर में, देश की नहीं दुनिया की एक ऐसा हेल्थ कवर का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया, ऐसी योजना है जो जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई जी। और भारत जैसे जहां आबादी ज्यादा है उस देश में इस प्रकार की योजना को चालू करना, शुरू करना और उसको पूरा करना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल हुए। आज 55 करोड़ से ज्यादा लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और इस योजना का लाभ लेने के साथ साथ में उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको उसमें मिल रहा है जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब आयुष्मान भारत के अंतर्गत 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए विशेष प्रयास जो है, अब की बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसके कारण मुझे लगता है कि बहुत बड़ा राहत का कार्य उन गरीब लोगों के लिए जो किसी बीमारी का शिकार हो गए और उस बीमारी के शिकार के पश्चात जो है अपना इलाज करने के लिए वो सोचते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज वो सब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत के अंतर्गत मिलने के पश्चात जिंदगी उनकी बहुत बेहतर हुई है, पीड़ा से बहुत बड़ी राहत हुई है। और स्वाभाविक रूप से इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
जी, जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के उन सभी लोगों को निशुल्क इलाज प्रदान करने के लिए हिम केयर योजना को आरंभ किया गया था और इस योजना को आप ही ने हिमाचल में शुरू किया था जब आप मुख्यमंत्री थे। और हमने ये देखा है कि हिम केयर योजना जो भी गंभीर रोगों से पीड़ित मरीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी बनी है। तो क्या मकसद था हिम केयर योजना को लागू करने का? आयुष्मान भारत के अंतर्गत जहां हिमाचल प्रदेश की जो हमारी टोटल पॉपुलेशन लगभग 72 लाख के लगभग है, तो वहां उसमें हम 22 लाख के लगभग पॉपुलेशन हमारी कवर हो पा रही थी आयुष्मान भारत के अंतर्गत, यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना के अंतर्गत। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन, जो बाकी का जो शेष पोर्शन बचता था, उसमें बहुत बड़ी कठिनाई थी कि उनको कवर करने में तो कोई सरकार आज से पहले सोच नहीं पाई थी जी। लेकिन जब मुझे लगा कि जो आगे का पोर्शन जो बचता है, जो 22 लाख के अलावा, उसको पूरा सैचुरेशन पे ले जाने के लिए हमको अपनी स्टेट की योजना शुरू करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है जी। आदमी स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ होकर के वो खेती बाड़ी भी कर सकता है, अपने लिए, परिवार के लिए आय का जरिया जो भी माध्यम है उसके पास काम करने का, उसको बेहतर ढंग से कर सकता है। तो उस दृष्टि से हमने कहा कि हम सैचुरेशन पे ले जाएंगे। पूरा हिमाचल प्रदेश में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा सकता है क्या? मैंने अधिकारियों से बातचीत की और मैंने एक योजना की शुरुआत करने का एक निश्चय किया कि बाकी का जिम्मा हम प्रदेश के स्तर पर लेते हैं। तो हमने हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 लाख लोगों का इलाज हिमाचल प्रदेश में हमने उस योजना के अंतर्गत किया। और बहुत बड़ा लाभ उस दृष्टि से देखा हमने कि कोई गरीब आदमी बीमार होता था तो वो पैसे के इंतजाम करने की चिंता नहीं, वो सिर्फ हिम केयर कार्ड या आयुष्मान भारत का कार्ड जेब में डाल करके चलता था और हॉस्पिटल जाकर के उस योजना के अंतर्गत इलाज करता था और स्वस्थ होकर के वापिस आता था और फिर वो काम में जुट जाता था। और इस योजना की खूबी ये भी रही है कि इसमें कैशलेस सारा ट्रीटमेंट होता था। हाँ बिल्कुल, उस बात को लेकर के कैशलेस, उसके लिए भी हमने डिजिटल सारा हमारा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके माध्यम से हमने प्रयास किया। उसमें हमको बहुत बड़ी सफलता हुई और उसके कारण गरीब आदमी को पैसा लेकर के इलाज करने के लिए नहीं जाना पड़ता था और सारी चीजें जो है उस प्रकार से हो जाती थी और ताकि उनको स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर ढंग से मिल सके। बिल्कुल। जयराम ठाकुर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहूंगा कि इस योजना के जरिए कितने गरीबों को घर मिले? देखिए, मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी इस देश की आबादी ऐसी रही जिनकी पीढ़ियां बीत गई लेकिन वो अपना घर ही नहीं देख पाए। फुटपाथ पर पैदा हुए, फुटपाथ पर ही जिंदगी खत्म हुई, फुटपाथ पर ही पीढ़ियां गुजर गई। ऐसी आबादी थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी आबादी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत होता है उसके लिए तो हमको प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन घर हर आदमी का एक सपना होता है। अपना घर हो, अपना घर में वो परिवार को रह सके, अपने परिवार के साथ जो रिश्तेदार है वो आ सकें। तो उस सुविधा की दृष्टि से मुझे लगता है कि आज तक के भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा कदम लिया, जहां प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के गरीब लोगों के लिए घर देने का एक फैसला किया। और मैं इस बात को कह सकता हूं 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिला। वो अपने घर में रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, मेहनत करके, दिन में मजदूरी करके, काम करके वो कमा करके आते हैं, लेकिन शाम को फुटपाथ पर नहीं अपने घर में सोते हैं। ये एक बहुत बड़ा सपना साकार किया गरीब लोगों के लिए। ये एक घर जो है वो एक सपना जैसा होता था और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे देश के लोगों के बीच में रही है और उसमें मुझे इस बात की भी खुशी है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी उसमें हमको मदद मिली है। 93,000 से ज्यादा मकान जो है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भारत सरकार ने हमको दिए हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े हिमाचल प्रदेश के जो गरीब लोग हैं जिनको बहुत कठिनाई होती थी अपना घर बनाने की, के साथ साथ में उसको ठीक तरह से व्यवस्थित करने की, उसमें उनको बहुत बड़ी मदद मिली है। जी। जयराम ठाकुर जी, बेरोजगारी की बात करें तो देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर सरकार के समक्ष इससे निपटने की चुनौती रहती है। तो पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मैं इस बात को मानता हूं कि बेरोजगारी एक
राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय एक ये इश्यू है जी। और पूरा विश्व इस बात से चिंतित है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, ज्यादा से ज्यादा कराएं। और उस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सार्थक प्रयत्न किए। एक तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का फैसला किया, उसमें बहुत सारा काम भारत की सरकार ने किया है। 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 10 वर्षों में रोजगार मिला है जी। सरकारी नौकरियां मिली हैं और उसके साथ साथ में उनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए विभिन्न योजनाएं जो है वो शुरू करके इस तरह के प्रयत्न किए ताकि उनके परिवार के लिए आय का जरिया खड़ा हो सके और वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। इस तरह से प्रयत्न किए गए। अगर मैं कहूं तो 10 सालों में सरकारी नौकरियां जो है वो पूर्व की सरकार की कंपैरिजन में, तुलना में अगर हम कह सकते हैं कि 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है जी। चाहे वो मुद्रा लोन की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला था। इसके साथ साथ में अगर हम देखते हैं कि अपने पांव पर खड़ा होने के लिए जो स्टार्टअप की योजना शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 1,86,000 स्टार्टअप इस देश के अंदर 10 साल के छोटे से कार्यकाल में शुरू हुए, जहां बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिला और उस रोजगार के माध्यम से अपने परिवार को वो बहुत बेहतर ढंग से चला रहे हैं जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चुनौती है, ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका बहुत बेहतर ढंग से का समाधान निकाला है। और नौजवानों के बीच में आज भी हम देखते हैं मोदी जी की लोकप्रियता इस वजह से है, एक यकीन है, एक भरोसा है उनके प्रति कि नौजवानों के बारे में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो हर क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में, नरेंद्र मोदी जी हमेशा बहुत प्रयत्न भी कर रहे हैं और प्रयत्न के साथ एक बहुत बड़ा भरोसा उनके ऊपर है कि ये नेतृत्व हमको आगे बढ़ाने में मददगार होगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र के साथ साथ स्वरोजगार की तरफ युवाओं के लिए रास्ते खोले गए हैं। जयराम जी, इन 11 वर्षों में हमने ये भी देखा है कि स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता आई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। और आज स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति बन चुका है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि ये अभियान नरेंद्र मोदी जी का ऐसा अभियान है जिसके लिए उनको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली जी। और मैं तो कह सकता हूं कि अगर प्रावधान इस तरह के हों स्वच्छता की दृष्टि से, इस बड़ी आबादी वाले इस देश में, जिस देश की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा है जी, ये बहुत बड़ी चुनौती और इसको सहज रूप से संदेश दे करके नहीं किया जा सकता था। ये प्रधानमंत्री जी ने अनुभव किया जी। भाषण दे करके नहीं किया जा सकता था। स्वच्छता हर आदमी के जीवन का हिस्सा बनना चाहिए और समाज का हिस्सा बनना चाहिए जी। उस दृष्टि से उनने इस अभियान में अपने आप आगे बढ़ा करके हर जगह स्वच्छता के अभियान में प्रमुखता से आगे बढ़ करके जो हमने काम किया और स्वयं अपने आप झाड़ू लेकर के, हालांकि देश में कई लोग ऐसे भी कहने लगे कि कैसे प्रधानमंत्री है, हर वक्त जो है ये स्वच्छता की बात करते हैं, झाड़ू जहां मिलता है उठा करके झाड़ू देना शुरू कर देते हैं। वो एक संदेश था और मेरा ये मानना है कि देश के अंदर स्वच्छता के अभियान में तेजी अगर आई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है और इस नेतृत्व की वजह से हम बात कह सकते हैं, जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें टॉयलेट्स की अगर बात करें तो उसके लिए जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में प्रेरित किया, योजनाएं चला करके सारे देश को इसके लिए आग्रह के साथ पूरा करने के लिए कहा, तो 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके देश के लोगों को देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस दृष्टि से है। आज हम गांव में जाते हैं, बहुत अंतर महसूस करते हैं जी। नहीं तो गांव में जाने से पहले, प्रवेश होने से पहले ही मालूम पड़ता था कि गांव आ रहा है, क्योंकि जो वहां गंदगी होती थी, खुले में शौच करते थे। लेकिन अब भारत ऑलमोस्ट जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है और ये अगर श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है, तो इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े सम्मान के अधिकारी हैं और निश्चित रूप से जो स्वच्छता की दृष्टि से उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, यानी गवर्नेंस का जो मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस मॉडल में सामाजिक भागीदारी की बात करें तो देश में निश्चित तौर पे परिवर्तन आया है। हमने स्वच्छ भारत अभियान में यही देखा है कि आज हमारा शहर हो, गांव हो, किस तरह लोग स्वच्छता के प्रति सचेत हैं और लोगों ने स्वच्छता को अपना धर्म बना लिया है। बिल्कुल, अब लोग जो है गांव में अगर पड़ोस वाला कोई गंदगी डालता है जी। तो उसके खिलाफ शिकायत करते हैं
जी। और शिकायत करने के साथ साथ में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, खुद भी बोलते हैं कि भाई नहीं, आप ये उचित नहीं कर रहे हैं, ये गंदगी। क्योंकि स्वच्छता जब तक आदमी खुद स्वीकार नहीं करे, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि ये अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता आपको अपने स्वयं से शुरू करनी पड़ेगी, अपने परिवार से शुरू करनी पड़ेगी, अपने पड़ोस से शुरू करनी पड़ेगी, और तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते इस दृष्टि से। और आज भारत जो है वो स्वच्छता की दृष्टि से आगे बढ़ा है। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो हमने इस बात को देखा है कि स्वच्छता के कारण भारत के बारे में लोगों का दृष्टिकोण भी बदला है, विदेश में और देश के अंदर भी। तो अगर इस सारी चीज के लिए अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो मैं समझता हूं कि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब तक के लिए स्वच्छता के इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देने के साथ देश को स्वच्छ बनाने में वो सफल हुए। बिल्कुल। जयराम ठाकुर जी, आज का जो दौर है वो डिजिटल का है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल नजर आता है, तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जाता है। तो डिजिटल इंडिया अभियान और मेक इन इंडिया की बात करें तो आप इन्हें किस नजरिए से देखते हैं? हम आज के इस दौर में अगर देखें जी, हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि हम ट्रेडिशनल तौर तरीके से नहीं चल सकते हैं जी। हमको अब सारे हालात में दुनिया का अगर मुकाबला करना है, दुनिया की दौड़ में अगर अपने आप को शामिल करना होगा तो टेक्नोलॉजी पर जाना होगा। और मोदी जी का एक बहुत पहले समय से हमने जब संगठन में काम करते हुए देखा था, तब यहाँ हिमाचल प्रदेश के जब प्रभारी थे उस वक्त हम देखते थे कि उनके हाथ में मोबाइल होता था। हम सोचते थे कि इस मोबाइल पे कैसे बात होती होगी जी। जब मोबाइल उपलब्ध ही नहीं था और वो मोबाइल उनके पास था तो वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन का तरीका था, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी से इस कदर जुड़ करके काम करते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद उनको लगा कि देश को आगे बढ़ना है, देश को दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो डिजिटल इंडिया होना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये बहुत आवश्यक है। और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि भारत ने एक परिवर्तन देखा है अपने सामने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश को तो आगे इस राह में बढ़ने के लिए प्रेरित किया ही प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन इसके अलावा जो हमारे नौजवान खासतौर से हैं और खासतौर से जो टेक्नोलॉजी से जुड़ करके काम करने वाले हैं उनको लगातार प्रोत्साहित किया है। और डिजिटल इंडिया आज भारत एक अलग पहचान के साथ खड़ा होकर के काम कर रहा है। कोने कोने में बैठ करके जो है आज मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया कि 99% पंचायतें पूरे देश की जो है वो सीधी जो है वो डिजिटल इसके माध्यम से इंटरनेट से वो कनेक्ट हो गई है। इस बात को भी मैं कह सकता हूं कि जो 24 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन भी जो है वो डिजिटल इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से कहा जाता था कि एक वक्त ऐसी स्थिति थी देश की जहां अगर 100 रुपए किसी आदमी को किसी योजना के अंतर्गत मदद के लिए भेजे जाते थे, उस व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 रुपए पहुंचते थे। ये कहा जाता था, ये हमारे देश के ही प्रधानमंत्री, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी कहा करते थे। लेकिन आज की स्थिति में अंतर है। आज स्थिति मंत्र इस प्रकार के है कि अगर 100 रुपए नरेंद्र मोदी जी केंद्र से किसी योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी को भेजते हैं तो 100 रुपए ही उसके अकाउंट में मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी कहना है कि टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ते हुए इस दौर में भारत ने अब जो मोबाइल की जो हमारी डिपेंडेंसी थी, हम इंपोर्ट ही करते थे, बाहर से बना हुआ मोबाइल ही खरीदते थे, लेकिन अब भारत के अंदर लगभग 80% मोबाइल भारत के अंदर निर्मित वो बन करके जो भारत के लोग उपयोग करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी हमको प्रसन्नता है। जयराम ठाकुर जी, आपने वर्ष 2014 से 2025 के दौरान केंद्र सरकार के 3 अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य देखे। पहले विपक्ष में रहते हुए, फिर मुख्यमंत्री के रूप में और अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो आपने इन वर्षों में हिमाचल के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को कैसे अनुभव किया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर बहुत ज्यादा आधारित है जी। और हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की मदद अगर ना पहुंचती तो हम विकास के रास्ते पर एक जगह खड़े हो जाते जी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की। मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार जो है हमेशा पहले भी मदद करती रही है, लेकिन 2014 के बाद मेजर जो परिवर्तन देखने को मिला, बड़ा परिवर्तन जिसको हम कह सकते हैं,
कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजना थी उन योजनाओं को कुछ 60-40 के रेशो में होती थी। 60% केंद्र देता था, 40% स्टेट देती थी जी। कुछ योजना 50-50 पर चलती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुभव किया कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक बात, हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से एक पहाड़ी राज्य है, दुर्गम कठिन परिस्थितियां वहां की है जी। और वहां पर विकास करना है तो केंद्र की योजनाओं से हमको ज्यादा उनको मदद करनी चाहिए। उस दृष्टि से जो 60-40 का रेशो रहता था केंद्र की योजनाओं का हिमाचल प्रदेश के लिए फंडिंग पैटर्न के अंतर्गत उसमें परिवर्तन किया उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट थी उन स्टेट्स के पैटर्न पर हिमाचल प्रदेश को भी उस कैटेगरी में लाया। और मुझे इस बात की खुशी है कि 90-10 के रेशो में लाना एक बहुत बड़ा एक फैसला केंद्र सरकार का था जिससे हिमाचल प्रदेश को मदद मिली। आज केंद्र की जितनी भी प्रमुख योजना है उन योजनाओं के लिए 90% पैसा केंद्र देता है, 10% स्टेट देती है और तभी जाकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से ही है। और उसके अलावा मैं इस बात को कह सकता हूं, बतौर मुख्यमंत्री मैंने देखा कि जिस चीज के लिए हमने बोला, केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा तो केंद्र ने हमको हिमाचल प्रदेश को मदद की जी। हमने कहा हिमाचल प्रदेश को मेडिकल डिवाइस मिलना चाहिए तो हमको पूरे देश भर में 3 मेडिकल डिवाइस तय हुए थे, 3 होंगे, 3 खोलेंगे, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला जी। हमने कोविड के उस दौर के पश्चात हमने कहा कि जो मेडिसिन की रॉ मटेरियल की बात आती है उसके लिए हम बहुत बड़ा हमारा निर्भर रहना होता है चाइना के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के अंदर हमको अपने बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने चाहिए। पूरे देश भर में तय किया कि 3 बनाएंगे और हमने उसमें लड़ाई लड़ी और लड़ करके हमने कहा कि एक उसमें हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। पूरे देश को 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है वो घोषित किए थे, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश के ऊना में वो स्वीकृत हुआ है। उसमें काम प्रगति होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। एक बहुत बड़ा ऐसा खुला नजरिया, अगर पूरे देश के अंदर उड़ान योजना की शुरुआत की तो उड़ान की योजना शुरुआत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिमला आते हैं और शिमला के एयरपोर्ट से उस उड़ान योजना की शुरुआत करते हैं, पूरे देश भर के लिए करते हैं। उनको इस बात का अनुभव कि हिमाचल जैसे राज्य में जहां एयर कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना तो यहाँ पर हमको इस प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी, तो उनने उस सुविधा को दिया जी। और बहुत सारे मदद के रास्ते उनने हिमाचल प्रदेश के लिए खोले, लगातार खोले। जब भी आवश्यक लगा तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमने मांग की वो मांग हमको हिमाचल प्रदेश को मिली। ये तो मैं सरकार के तौर पर जब जितने भी इश्यूज थे उन इश्यूज पर बात कर रहा हूं। और आज मैं विपक्ष का नेता हूं और विपक्ष के नेता के रूप में मैं कई बार मैं हैरान होता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है जी। आज भी अगर हिमाचल प्रदेश को मदद मिल रही है तो केंद्र की योजनाओं से ही मदद मिल रही है। हिमाचल चल रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी चल रहा है तो केंद्र की योजनाओं से चल रहा है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, आप अंदाजा लगाइए कि रेलवे के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल अपना जो स्टेट शेयर जमा करना होता उसको जमा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है जी। लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं रुका है, काम रेलवे का चला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए जी। और उसके अलावा बारिश के कारण नुकसान हुआ 2 साल पहले, सरकार कांग्रेस पार्टी के बनने के पश्चात बहुत बड़ी बाढ़ आई, उसके में बहुत सारे लोगों की जिंदगी गई, बहुत सारे लोगों के घर चले गए। लगभग 2000 करोड़ रुपए उस वक्त केंद्र सरकार ने केंद्र से एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अंतर्गत पैसा दिया हिमाचल प्रदेश को, और अभी 2006 करोड़ रुपए और पैसा दिया। केंद्र सरकार से लगातार मदद मिल, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार को इतना तो मुझे लगता है कि होना चाहिए कि वो केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करे। अगर मदद मिल रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कें बन रही है तो नाबार्ड का पैसा है जी, केंद्र सरकार से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, सीआरएफ का पैसा है, पीएमजीएसवाई का पैसा है। इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट के पास तो आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए पैसा ही नहीं। जो भी पैसा मिल रहा है केंद्र से मिल रहा है। अगर हमारे हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो केंद्र की योजना के तहत मिल रहा है। अगर एजुकेशन के सेक्टर में हमारे कर्मचारियों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा आ रहा है तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र से पैसा आ रहा है। तो ऐसे में मैं महसूस करता हूं कि केंद्र से जितना भी पैसा लिया जा सकता है विभिन्न योजनाओं के लिए, प्रदेश सरकार को उसके लिए प्लान करना चाहिए। केंद्र कभी मना नहीं करेगा, केंद्र लगातार मदद कर रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए, लेकिन ये गीत छोड़ना चाहिए उनको जो लगातार
केंद्र ने कुछ नहीं दिया। अभी 2006 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। मैं समझता हूं दुर्भाग्य है इस प्रदेश की हमारी वर्तमान सरकार की सोच का। और मैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा एनडीआरएफ के तहत ओवर एंड अबव अगर पैसा मिला है तो वर्तमान हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। तो जयराम ठाकुर जी, आप आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और आपने बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की यात्रा, योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस भेंट वार्ता में हमने जाना कि इन 11 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चाहे बात गरीबों के कल्याण की हो या युवाओं के रोजगार की, महिलाओं की सुरक्षा हो या किसानों की मदद, मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और लागू भी किया। इन 11 वर्षों में भारत की विदेश नीति मजबूत हुई, सुरक्षा दृष्टिकोण बदला और आर्थिक मोर्चे पर हम वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना चुके हैं। इसी के साथ मुझे यानी उज्जवल शर्मा को ये भेंट वार्ता समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार। अभी आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शर्मा की भेंटवार्ता सुन रहे थे, जिसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी रिले किया गया।